मधु दीदी अपनत्व लुटाकर और मेरे दिलो दिमाग में भूचाल पैदा करके चली गई थीं। कितने अपनेपन से उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा था। सच बेला, तुम्हारी तो तकदीर ही कुछ ऐसी है कि हर रिश्ता तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए ही बना है। तुम ब्याह कर आईं तो भाई साहब तुम्हें माँ पिताजी की सेवा में सौंप कर निश्चिंत हो गए। इतने बरसों में हमने कभी तुम्हें उनके साथ घूमने फिरने या पिक्चर देखने जाते नहीं देखा। सास ससुर की सेवा और बच्चों की परवरिश से उबरी तो अब अफसर बहू के बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तुम पर आ पड़ी है। शुक्र है कि बहू बोलती मीठा है। हाँ, जब जिम्मेदारी सास पर डालकर नौकरी के नाम पर तफरी की जा रही हो तो व्यवहार तो मीठा रखना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है कि तुम उसकी मिठास पर लट्टू होकर उसके बच्चों को जी जान से पालती रहो, वरना सारी असलियत सामने आ जाएगी। मधु दीदी के इस अपनेपन ने जैसे सारे रिश्तों के अपनत्व की कलई खोल दी। सास ससुर और रमेश बाबू के रूखे व्यवहार को सहने की तो जैसे आदत सी पड़ गई थी। उसे मैंने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। बहू के लिए प्यार का पर्दा मधु दीदी ने हटाकर मुझे निराश ही कर दिया। बेला नाम मेरे पिताजी ने कितने अरमानों से रखा था। मेरे जन्म के बाद ही आंगन में पिताजी ने बेला का एक छोटा सा पौधा रोप दिया था। बेला को झाड़ बनकर फूलों से लदकर महकते और मेरी किलकारी को लरजती मुस्कुराहट में बदलते कहाँ वक्त लगा था। पिताजी ने बेला को अपने आंगन में ही महकने दिया और मुझे रमेश बाबू के आंगन को महकाने के लिए डोली में बिठाकर विदा कर दिया। मेरे पति रमेश बाबू ने मेरे कोमल जज्बात को कभी महत्व नहीं दिया। स्त्री के सामने प्रेम प्रदर्शन कर उसे सिर पर चढ़ाना उन्हें अपनी मर्दानगी के खिलाफ लगता था। पिछवाड़े के बगीचे में पेड़ों और झाड़ियों पर लिपटी अमरवेल को दिखलाकर पति ने यह जतला दिया था कि उनकी जिंदगी में मेरी हैसियत इस अमरवेल से अधिक कुछ नहीं है। जड़ पत्र और पुष्प विहीन पीली सी बदरंग अमरवेल अनचाही बगिया में छाई रहती है, जिसे काट छाट कर जितना पीछा छुड़ाना चाहो वह उतनी ही अपनी लता फैला देती है। मेरी ससुराल में सब कुछ स्वार्थ के रिश्तों पर कायम था, उस पर भी हर पल मुझे यह एहसास कराया जाता कि मैं निपट घरेलू महिला अमरवेल की तरह आश्रित और अनपेक्षित हूँ। तब विरोध और विद्रोह बहुओं का अधिकार कहाँ था। पति से तिरस्कृत पत्नी सास ससुर की लाडली भी नहीं बन पाती है। मैंने सहमे हुए इस नए नाम अमरवेल को चुपचाप स्वीकार कर लिया और बेला की महक न जाने कहाँ गुम होती गई। मैं और बगिया की अमरवेल बिन चाहत और जरूरत के अपनी अपनी उम्र आगे बढ़ाते रहे। ऐसी नीरस जिंदगी के बाद बहू का अपनापन बुझे मन पर प्यार की फुहार बनकर आया। पोते पोती की मासूम शरारतों और उनके साथ बड़ी व्यस्तता में मन की टीस कहीं गहरे दबने लगी थी। यह टीस न चाहते हुए भी जाने अनजाने उभर आती थी जब मैं अपने बेटे मयंक और बहू रीना में आपसी सामंजस्य और अधिक से अधिक समय साथ गुजारने की चाहत देखती। मयंक ने रीना का ऑफिस दूर होने से उसे आने जाने में होने वाली परेशानी से बचने के लिए कार चलाना सिखाया और एक नई कार उसे जन्मदिन पर उपहार में दे दी। इस समय भी मेरे पति मुझे ताना मारने से नहीं चूके कि अगर पत्नी लायक और समझबूझ में समान स्तर की हो तो इतना ध्यान रखा जाना लाजमी है। इस तरह जिंदगी भर मुझे दिए गए तिरस्कार का कारण बता दिया था उन्होंने, और बरसों से घुटती जीती मैं तब भी मौन रह गई थी। मैं बेला से अमरवेल जो बन चुकी थी, लेकिन आज मधु दीदी ने जब मेरे और रीना के ममता भरे रिश्ते में मुझे स्वार्थ के दर्शन कराए तो मेरा कुंठित मन विद्रोह के लिए बेचैन हो उठा। बहू को लगातार मिल रही सुविधाएं और सम्मान व्यर्थ नजर आ रहा था। अब तक जाने अनजाने हुई लापरवाही और गलतियां जिन्हें मैं रीना की नादानी मानकर नजरअंदाज कर रही थी, आज वे सारी गलतियां मेरी पुरातन परंपराओं और संकुचित सोच को जानबूझकर मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश जान पड़ रही थीं। गुस्से और अपमान से मेरे कान लाल थे और बढ़ी हुई धड़कन जैसे सारे बंधन तोड़ शरीर को कपा रही थी। कल तक बहू से मिल रहा प्यार मुझे आत्मसंतोष दे रहा था, लेकिन आज मधु दीदी ने मेरे संतोष में आग लगा दी थी।
बहू का सारा प्यार स्वार्थ के तराजू में तौलकर अपवित्र कर दिया था। अगर मैं गृहस्थी की साज संवार, बच्चों का होमवर्क, स्कूल से वापस आने पर उनकी देखभाल को दरकिनार कर सत्संग और पूजा में मन लगाऊं तो आत्म शांति तो मिलेगी ही, बहू का व्यवहार बदलने से असलियत भी सामने आ जाएगी। सोचा क्यों न कुछ दिन के लिए अपनी बेटी रोजी के यहाँ चली जाऊं। जरा मेरे जाने के बाद यह महारानी भी तो जाने कि मेरे बिना वह अपनी अफसरी कैसे कायम रख सकती है। लेकिन वहां जाना क्या अच्छा लगेगा। नौकरीशुदा रोजी भी तो अपने सास ससुर के साथ भरे परिवार में रहती है। उसे नौकरी करने के लिए प्रेरित भी तो मैंने ही किया था, जिससे वह मेरी तरह प्रताड़ित होकर नहीं, सम्मान की जिंदगी जी सके। बहुत कसमकस के बाद मैंने हालात से लड़ने का फैसला लिया। नहीं, मैं यहीं रहकर अपने लिए जीऊंगी। सारे दिन रीना और बच्चों की दिनचर्या के मुताबिक चकरगिन्नी बनने के बजाय अब आदेशात्मक रवैया अपनाऊंगी। भला हो मधु दीदी का, जो उन्होंने मुझे समय रहते चौकन्ना कर दिया। हमेशा हंसती मुस्कुराती रीना, जो वक्त बेवक्त गलवहियां डालकर माँ माँ की रट लगाए रहती है, आज मुझे खलनायिका लग रही थी। कुश और नीति के स्कूल से आने पर उनके कपड़े बदलवाने और खाना खिलाने में मन नहीं लग रहा था। दोनों बच्चे दादी को अनमना देखकर चुपचाप खाना खाकर टीवी देखने लगे थे। बेचैनी अपनी चरम सीमा पर थी। बच्चों के पास जाकर टीवी देखकर मन बहलाने का प्रयास भी बेकार गया। सिर भारी हो रहा था। शाम होते ही बच्चे पार्क में खेलने और रमेश बाबू अपने मित्रों के साथ टहलने चले गए। रसोई में जाकर रात के खाने की व्यवस्था देखने का मन आज कतई नहीं हो रहा था। परिवार की जिम्मेदारियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद आज मैं खुद को शोषित मान रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा था। बाहर बहू की कार का हॉर्न सुनाई दिया। मन गुस्से से और भर गया। रीना को पता है कि रामू अपने गांव गया है और बच्चे पार्क में होंगे, तो हॉर्न बजाने पर क्या मैं गेट खोलने जाऊंगी? और फिर सामने बालकनी में खड़ी मधु दीदी ने अगर मुझे गेट खोलते देख लिया तो व्यंग से ऐसे मुस्कुराएंगी मानो कह रही हो कि अच्छी तरह करो अफसर बहू की चाकरी। मैं रुकी रही कि दोबारा हॉर्न की आवाज आई। मैं गुस्से में उठी कि बहू को इतनी जोर से झिड़कूंगी कि मधु दीदी भी सामने के घर में सुन लें कि मैं भी सास का रौब रखती हूँ। मैं बाहर पहुंची तो रीना तुरंत कार से उतरकर गेट खोलने लगी। अरे माँ, आप क्यों आई? मैं तो भूल ही गई थी कि आज रामू घर में नहीं है। उसकी मीठी बोली में मैं सारा आक्रोश भूल गई। अरे माँ, आप कैसी अव्यवस्थित सी घूम रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए रीना ने मेरा माथा छू कर देखा। लगता है आपने दिन में जरा भी आराम नहीं किया। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, रोजी दीदी और जीजाजी भी आने वाले हैं। मैं फिर उसके जादू में बंधी कपड़े बदल बाल संवार कर आ गई। जल्दी ही रीना भी फ्रेश होकर आ गई। हाँ, अब लग रही है ना आप बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे माँ। कहते हुए बड़ा सा गुलदस्ता मेरे हाथों में देकर रीना ने मेरे चरण स्पर्श किए। तुम्हें कैसे पता चला? बाले आश्चर्य मिश्रित भाव को लेकर जब मैंने उसे गले लगाया तो उसने बताया कि पापा के पेंशन के पेपर्स में आपकी जन्मतिथि पड़ी थी। मयंक भी आज ऑफिस से जल्दी घर आएंगे और हाँ, आज आपकी और मेरी रसोई से छुट्टी है क्योंकि हम सब आपका जन्मदिन मनाने होटल जा रहे हैं। मैं मधु दीदी के बहकावे में आकर अपनी संकीर्ण मनोदशा से खुद ही शर्मिंदा होने लगी। अब तक देखी सुनी बुरी सासुओं की कुंठा आज मुझ पर भी हावी हो गई थी। मुझे लगा कि पति सास ससुर से मिले अपमान को हर नारी की कहानी मान चुपचाप स्वीकार किया और निरपराध बहू को मात्र पड़ोसन के बहकावे में आकर स्वार्थ का पुतला मान लिया। बरसों से अपने जन्मदिन को साधारण दिनों की तरह गुजारती आज बहू की बदौलत ही खुशियों के साथ मना पाऊंगी। पति के रूप में रमेश बाबू तो इन औपचारिकताओं के महत्व को कभी समझे ही नहीं। माँ, आओ, आपको अच्छी तरह तैयार कर दूं। बच्चों के पार्क से आते ही फिर उन्हें भी तैयार करना होगा। यह कहकर बहू ने एक नई कोसा की साड़ी मुझे दी और बोली, कैसी लगी साड़ी माँ? तुम मेरी पसंद को कितनी अच्छी तरह समझती हो। बस इतना ही कह पाई मैं। साड़ी पहनकर जब मैं उसके पास आई
तो रीना ने बेला का एक बड़ा सा गजरा मेरे जूड़े पर सजा दिया तो मैंने रीना को अपने सीने से लगा लिया। आंखों में आए आंसुओं से मैं अपने दिन भर दिल में भरे जहर को निकाल देना चाहती थी। मेरी प्यारी रीना और जूड़े में बंधे बेला के गजरे की भीनी भीनी महक ने आज बरसों बाद यह एहसास करा दिया कि मैं अमरवेल नहीं बेला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।